वेस्ट बैंक नाब्लस में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने शूटिंग ऑपरेशन में 3 सेटलर्स को मार गिराया है और उसके साथ साथ पूरी जो वेस्ट बैंक में जिस तरह का युद्ध चल रहा है, जिस तरह की जंग चल रही है, उस जंग में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, मैंने आपको बताया था कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो ओस्लो समझौते के तहत 1993 में स्थापित हुई थी और जिसका काम था पैलेस्टीनियन जो आज़ादी की आकांक्षाएं हैं उसको आगे ले जाना, वो बल्कि उसको अब इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से रेजिस्टेंस को दबाने के लिए यूज कर रहे हैं, ये पूरी बात। लेकिन इसके पीछे का जो एक वैचारिक संघर्ष है फिलिस्तीनी आंदोलन के अंदर, वो भी आपको बताएंगे। जिस तरीके से ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो गद्दार महमूद अब्बास की का जो संगठन है, यासर अराफात के जो लेगेटी है, बताइए कहां से कहां चीजें पहुंच गई, कहां यासर अराफात, कहां महमूद अब्बास। बहरहाल ये ओस्लो अग्रीमेंट ही गलत था और इसमें भी यासर अराफात ने इसमें हामी भरी थी, तो कहीं ना कहीं ये लोग जिम्मेदार हैं। तो अब सवाल यह है कि यहां पर क्या स्थिति है, मतलब जो जंग है वो अगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी लड़ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं कि पूरी तरह से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी लड़ रहा है, क्योंकि ये केवल जेनिन में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी सक्रिय है, क्योंकि वहां का पूरा एरिया टेक ओवर कर लिया था रेजिस्टेंस ने। तो तो उससे कहा गया है कि तुम वो कब्जा करो, जेनिन। अब जेनिन वो 14 दिन से कोशिश कर रहा है, कब्जा नहीं हो पा रहा। बताइए आप, अपने ही लोग हैं, मतलब वो भी पैलेस्टीनियन है, वो भी पैलेस्टीनियन है, और 14 दिन हो गए हैं ये कब्जा नहीं हो पा रहा। और जो बाकी वेस्ट बैंक है, यानी जेनिन के अलावा, चाहे अब मतलब जैसे नाब्लस हो गया, या जैसे उसके बेथलेहम हो गया, या रमल्ला हो गया, यहां जो सारी जगह हैं, यहां जो लगातार मैंने आपको बताया था कि 104, मतलब परसों बताया था शायद अपने आपको, जो लास्ट वीडियो आती है, कल तो वीडियो आया नहीं। मैं बताऊं, ऐसा फ्लाइट में फंसा और इतनी बदतमीजी हो रही है, एयर इंडिया, एक्सप्रेस, इंडिगो, सारे लोग दे आर चार्जिंग लाइक 19,000 पर सेक्टर। मतलब आप 19,000 22,000 अगर आप दिल्ली से बैंगलोर चार्ज करोगे तो उतनी देर में तो आप दुबई चले जाओगे और दुबई से वापस भी आ जाओगे 30,000 में। तो मतलब ये पूरी हालत जो है, और ये बहुत ही शॉकिंग है। खैर, ये विषय नहीं अपना, मैं बस बता रहा हूं कल क्या हुआ मेरे साथ। मैं लेट हो गया, फिर मैंने इसीलिए पहले ही से कह दिया था कि वीडियो नहीं बन पाएगा। लेकिन देखिए, अभी जो वैचारिक संघर्ष फिलिस्तीनी आंदोलन में चल रहा है, एक लिबरल रास्ता और एक रेडिकल रास्ता, या उसको रेडिकल भी नहीं कहिए, एक अपॉर्चुनिस्ट रास्ता, अवसरवादी, कि इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर कोई समाधान ढूंढो, जो संभव, केवल एक ही समाधान है कि तुम हथियार डालो और हम तुम्हें फिलिस्तीनी स्टेट देंगे, उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो तो रास्ता बंद है। और या फिर ये रास्ता है कि सशस्त्र संघर्ष से, जिसको रेडिकल रास्ता कहते हैं, सशस्त्र संघर्ष से तुम अपना हक लो, तुम अपना अधिकार लो, जो फिलिस्तीनी जो राइट्स हैं वो तुम लो। और आपको बता दें कि यूएनओ की जनरल असेंबली ने यानी जो पूरा 172 यूनानिमस वोट से, पहले तो उन्होंने पैलेस्टीनियन गाजा में लड़ाई रुकने के लिए किया था अभी कुछ दिन पहले। अब उन्होंने ये कह दिया है कि पैलेस्टीनियंस हैव अ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी अपने वो पैलेस्टीनियन तय करेंगे कि उनको कहां रहना है, कैसा राज चाहिए, ये इजरायली तय नहीं कर सकते हैं। तो इजरायली ऑक्यूपेशन को यूएनओ ने एक तरीके से ऑफिशियल छाप दे दी है कि इजरायली फोर्सेस वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं पैलेस्टाइन को। ये शुरू से था, 1948 के रेजोल्यूशन में भी था, ऐसा नहीं है, ये शुरू से था। लेकिन उसमें जो एक बात थी कि इजराइल जो है वो अभी ऑक्यूपाई किए हुए, फिर वो धीरे धीरे देगा करेगा। अब ये आ गया है कि इमीडिएट सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट पैलेस्टीनियंस को है। इसका मतलब है कि ये तो आर्म स्ट्रगल भी जस्टिफाई करता है ना, ये क्योंकि देखिए, यूएनओ के किसी भी चार्टर में ये नहीं है कि कोई देश अपने को आजाद करने के लिए केवल पीसफुल मीन्स यूज करेगा, ये है ही नहीं, ये लाइन ही नहीं है। आर्म स्ट्रगल उसमें तो वो अज्यूम्ड है कि मतलब लोगों को अधिकार है अपने को आजाद करने का, तो वो कोई भी रास्ता अपनाए। लेकिन फिलिस्तीनियों के मामले में खास तौर पे तो ये है ही नहीं कि ये जो है कुछ आर्म स्ट्रगल नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि हमास और इस तरह के संगठनों को यूएस में अच्छा, यूएन में जो लोग कहते हैं कि यूएन भी उनको आतंकवादी संगठन मानता है, ऐसा इस बारे में सवाल उठ गया है। इस बारे में अभी सवाल उठ गया है, इस बारे में रिसर्च चल रही है कि यूएन, अभी आप गूगल में टाइप करेंगे कुछ भी आ सकता है कि हाँ, यस और नो। लेकिन ये अभी थोड़ा सा ये
जिसको हम लोग कहते हैं कि एक बहुत ये महीन मामला हो गया है, क्योंकि यूएनओ के कुछ रेजोल्यूशन ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं कि पैलेस्टीन की मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको आप आतंकवादी नहीं कह सकते, ये भी है उसमें। तो ये हमास और हिजबुल्लाह और इस तरह के संगठन ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये देखिए, इस लड़ाई ने क्या कमाल किया, इस जंग ने, जो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई, इसने दुनिया में सोचने का तरीका बदल दिया है कि कैसे आप सोचते हैं, कैसे आप सोचें, परिस्थितियों को कैसे देखें। जो चीज स्टैब्लिश थी कि हाँ भाई एक अमेरिका है, एक इजराइल है, एक फिलिस्तीन है जो स्ट्रगल कर रहा है, फिर एक दुनिया है जिसमें अमेरिका सबसे डोमिनेंट है, वो सारी चीजें खत्म हो गई। या वो एक दुनिया है जिसमें मोसाद सबसे बड़ी सिक्योरिटी सर्विस है, वो भी खत्म हो गई। इजराइल है, वो बहुत बड़ी ताकत है, वो भी खत्म हो गई, सब खत्म। तो और जो जितनी भी तबाही इजराइल ने की, अपनी जो भी उसने दिखाया कि हमने पेजर बॉम्ब्स किए, हमने ये किए, सब तुमने कर लिया, फिर भी आज कहां खड़े हो? आज तुम लेबनान की सीमा में 1% नहीं घुस पाए हो। आज तुम फिलिस्तीन में पूरी तरीके से आइसोलेटेड हो, दुनिया में बुरी तरह से आइसोलेटेड हो। और इस समय जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है इस समय इतना मजबूत है, सीरिया के धक्के के बावजूद। क्योंकि सीरिया में एक और चीज हो रही जो आपको मैं बताना चाहता हूं। सीरिया में ये हो रहा है कि जो अभी जो नई जो वहां पर अमेरिकन और इजरायली समर्थक से ये समर्थन से जो एक्स आतंकवादी HTS वगैरह जो अमेरिका के उसमें आतंकवादी थे, उनके जो तत्वाधान में जो तथाकथित सरकार है, वो अब स्टेटमेंट्स दे रही है कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रही है कि तुमने हमारा साथ दिया, हम जब अपनी ये इसकी असाद के खिलाफ लड़ाई लड़ाई थी, लेकिन अब इजराइल जो कितना घुस गया। अच्छा, अभी तक क्या था, जुलानी और तमाम लोग इजराइल के बारे में कुछ कह नहीं रहे थे। जुलानी कुछ और नाम यूज कर रहा अपना, शायद ओरिजिनल अल शरा या ऐसा ही। तो अभी तक क्या था कि जो ये मतलब ये बात थी अभी तक कि इजराइल घुसता चला जा रहा था। अभी वो दमस्कस के 10-12 किलोमीटर के पास है, कुनेत्रा क्रॉस कर चुका है, दारा पहुंच रहा है, दारा जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक साउथ सीरिया की सिटी है। और दारा वो पहुंच रहा है, और उसमें नेतन्याहू ने ये तक कह दिया है कि 2025 तक के एंड तक इजरायली ट्रूप्स वहां रहेंगी। तो वहां पर जो ये जुलानी वगैरह, अब उनको लग रहा है, पहले तो कह रहे थे कि इजराइल के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ईरान यहां नहीं है, हिजबुल्लाह नहीं है, अब खत्म हो गया, तो इजराइल के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है और हम तो अच्छे रिश्ते चाहते हैं। अब उनको कहना पड़ रहा है कि भाई उसी बात को दूसरी तरह से कहना पड़ रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह अब सीरिया में नहीं है, तो ईरान को जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो सीरियन टेरिटरी पे वो ये करे। मतलब ये तो वही बात होगी ना कि हम एक घर पे बैठे हैं, हमारे घर में दो थोड़ा इस तरह के लोग थे जो घर को प्रोटेक्ट करते थे, जिसकी वजह से बगल वाला हम पे बमबारी करता था। अब वो दोनों लोग हट गए, तो हम उससे कह रहे हैं कि अब तुम आ सकते हो, या अब तुम मत आओ, अब ये दोनों लोग चले गए। तो वो तो और आएगा ना, वो जब देखेगा कि दो लोग जो कुछ कर रहे थे वो है ही नहीं, तो जो एक अकेला ये है, तो वो तो और आएगा। ये मतलब क्या मूर्खता की बात है। ये जो जुलानी है, ये जो अपने को दूसरे नाम से आजकल मैंने अभी बताया था आपको, मैं भूल गया। तो वो जो जुलानी का जो पूरा एक अप्रोच है, वो यही है कि 4 जूते खाने के बाद भी, और कह रहा है कि देखिए हमने उन लोगों को हटा दिया जो आप पे बमबारी कर रहे थे, अब आपको आने का क्या मतलब है? तो इजरायली कहेगा यार अब तो और मतलब है, अब तो मैं जरूर आऊंगा। और वो आ रहा है, और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये जो जुलानी टाइप के लोग हैं, महान, क्या मैं इनको शब्द दूं, दलाल, इंपीरियलिज्म के एजेंट्स, ये कुछ नहीं कर पा रहे। इनको इतने जूते पड़ रहे हैं, इजराइल इतने जूते मार रहा है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। और जैसे जैसे देखिए सच्चाई सामने आएगी, ये सामने आ जाएगा कि इजराइल ने सीरिया का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया है। अब देखिए जो मेन बात है कि वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है। वेस्ट बैंक में देखिए सबसे पहले नाब्लस ईस्ट में वही जो वहां पर जोसेफ टूम को लेके जो जूइश सेटलर्स का एक अजीब सा एक ऑब्सेशन बना हुआ है कि जोसेफ टूम्स को हम हार्म करेंगे। वो पहले भी उस पर गोली चली थी, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने गोली चलाई थी जो सेटलर्स जा रहे थे। आज एक बस पे गोली चलाई, और उस बस में पहले भी 3 सेटलर्स घायल थे। आज एक IDF का ऑफिसर घायल हुआ जो बस चला रहा था छुप के। सोचिए वो सैनिक था और वो सिविलियन बस चला रहा था, इसका मतलब है कि IDF प्रोटेक्शन में ये सब हो रहा था। और रेजिस्टेंस फाइटर्स ने उसको देखते ही वहां पर गोली मारी,
और वो बस जो है पूरी तरह से वो ढह गई। उसमें सेटलर्स थे, वो भागे, उन सेटलर्स पे भी गोली चलाई, और जो उनका ड्राइवर था वो बड़ा फेटली इंजर्ड है। बाकी लोग भी फेटली इंजर्ड हैं। मतलब वो संख्या एक्चुअली 3 पहले थी, 3 इस बार है, और उसमें 2 लोग और हैं जो थोड़ा मामूली जिनको चोटें आई, लेकिन 3 बहुत गंभीर रूप से घायल है। उसके बाद देखिए जो एक पूरी एक जो परिस्थिति बनी कि ये देखिए जो सीरिया में इजरायली जर्नलिस्ट जो हैं यूनोन मजल, इन्होंने कुछ सीरिया में भी यहां पर कुछ लोग इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। अब ये देखिए बड़ी चीज है, सीरिया में इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। अब ये इसका मतलब क्या है कि सीरिया में क्या इसके जुलानी के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया है? क्योंकि इजरायली सोल्जर्स जो माउंट हर्मन में थे वो यहां पर, हाँ, जो माउंट हर्मन पे गए थे, यहां पर वो वहां पर घायल भी पाए गए हैं 3 इजरायली सोल्जर्स। उसके बाद देखिए जो एक आईडीएफ ने एक लिस्ट अनाउंस की है जिसमें उसने बताया है कि उसके करीब अभी तक हो रहा था कि करीब 70,000 विकलांग हैं, 60,000 विकलांग हैं। तो उस बारे में भी इजराइल ने कहा है कि एक अनप्रेसिडेंटेड संख्या में हमारे जो सोल्जर्स हैं वो विकलांग हो गए हैं, और पूरा जिनको उसमें से करीब 60 से 70% जो है उनको ब्रेन हैमरेज हुआ, मतलब उनको ब्रेन इंजरीज हुई हैं। ये भी कहा गया है। तो आप देखिए कि बुरी तरीके से इजराइल जो है वो मात खा रहा है। अभी देखिए लोग मुझसे कहते हैं कि भाई साहब ये बताइए कि गाजा में इतने लोग मारे गए और इतने सिविलियंस मारे गए, और फिर आप कहते हैं कि पैलेस्टीनियंस जीत रहे हैं। तो भाई मैं ये कहता हूं कि तुम और देखो ये एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल है। दूसरे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स का इतिहास पढ़ो। भारत में उस समय 15 करोड़ पॉपुलेशन थी 1857 में। 1 करोड़ लोग मारे गए थे, 1 करोड़। और उसके 90 साल के बाद आजादी मिली, जिसमें उसके बाद उस लेवल के लोग कभी मारे नहीं गए। अंग्रेज इतना डर गए थे 1857 से कि 1 करोड़ लोगों को अपने मार दिया, फिर भी हम लोग मारे जा रहे हैं। लाखों अंग्रेज भी मारे गए थे। इतना डर गए थे कि उन्होंने कहा कि भाई दूसरा 1857 ना हो जाए। सुभाष चंद्र बोस सेना लेके आ रहे हैं और उनको हमने हरा दिया, तब भी उनकी जो सेना है वो हमारी सेना को प्रभावित करके विद्रोह कर देगी, इसलिए अंग्रेज भागे यहां से। अब जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल है मैंने बताया 1857, 1 करोड़। उसके बाद अब अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखिए। अल्जीरिया में जो पॉपुलेशन है कल से 4 करोड़ की है। उस समय 1962 में करीब 1-1.5 करोड़ थी। उसमें से आप सोचिए कि 4 लाख से लेकर 14 लाख लोग मारे गए थे। और उसमें जो फ्रेंच कैजुअलिटीज थी, क्योंकि फ्रांस की कॉलोनी थी अल्जीरिया जो 1962 में लिबरेट हुई, तो जो फ्रांस की कैजुअलिटीज थी वो 33, 34, मैक्सिमम 40,000 तक ही रही। तो 40,000, 45, मतलब 40,000 मान लीजिए फ्रेंच सोल्जर्स मारे गए, और सिविलियंस जो अल्जीरियन सिविलियंस और मिलिटेंट्स मिला दिया जाए तो वो करीब 10 से 15 लाख मारे गए। सोचिए 10 से 15 लाख। और फिर भी लेकिन जीत किसकी हुई? जीत अल्जीरिया की हुई। तो इस चीज को आप समझिए, ये जो बात है सिविलियन कैजुअलिटी, देखिए एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में सिविलियन कैजुअलिटीज होती है, और ये बात सही है कि चाहे एक इंसान मारा जाए हमें उसका दुख होगा, और खासतौर पे अगर वो सिविलियन हो, और ये नहीं होना चाहिए। और ये पहले की बात हो गई थी, दुनिया इसको 1945 के पहले की बात मानती थी, या 1962 में मान लीजिए वियतनाम को अल्जीरिया को लिबरेशन मिला। फिर अच्छा, वियतनामीज वॉर में भी देखिए 1 million Vietnamese were killed, but only 58,000 Americans lost their lives. But जीता कौन? जीता वियतनाम। तो ये जो पूरी बात है ये देखिए 1975 तक ये चला है। और अब इसके बाद साउथ अफ्रीका में तो खैर उतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई दोनों तरफ, लेकिन उसमें भी काफी लोग मारे गए थे। और ये जो पैलेस्टाइन में हो रहा है, इसमें तो आप देखिए कि जो करीब जो टोटल पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है, अगर इजराइल में जो पैलेस्टीनियंस रहते हैं, जो इजरायली सिटीजन है, उनको भी मिला लिया जाए तो करीब 40 से 50 लाख उनकी पॉपुलेशन बनती है। और उस 40 से 50 लाख की पॉपुलेशन में आप देखिए तो इस लड़ाई में करीब 40,000 लोग मारे गए हैं, और अब 45,000 हो गया। ये बढ़ेगा 1 लाख तक भी जा सकता है। लेकिन ये जो कुर्बानी है ये कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि अनप्रेसिडेंटेड है। और एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में मैं इजराइल को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, फार फ्रॉम इट। वो तो उसने आज की तारीख में
हिमाकत कैसे दिखाई आज 21st सेंचुरी में वो करने की जो 1975 तक दुनिया में खत्म हो गया था। उसने आज हिमाकत कैसे की, वो तो उसको तो सजा मिलेगी पूरी दुनिया में। मैं आपको बता रहा हूं, अभी एक लेटर वायरल हुआ है जो 28 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ था, जिसमें 7,000 ऑथर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7,000 इन एवरी लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेजेस दुनिया में हैं, उनके ऑथर्स, उनकी जो पब्लिशिंग हाउस हैं बड़े बड़े, जो बुक्स छापते हैं, बुकर प्राइज जो लोग जीत चुके हैं, तमाम इस तरह के लोग हैं, वो सब लोग खुल के इजराइल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पूरा लेटर ये जारी किया है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन को आज़ादी दो और गाजा में इजराइल जेनोसाइड बंद करे। ये देखिए पूरी बात, यूएनओ के रेजोल्यूशन की बात मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए फिलिस्तीन जो कैजुअलिटीज की बात है, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट था इस चीज को समझाना। उसके बाद देखिए आज रमल्ला में भी आज कम से कम 3 जगह आईडीएफ के सोल्जर्स और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स में टकराव हुआ। अब रमल्ला पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का गढ़ है, वहीं से वो रन करती है, महमूद अब्बास वहीं बैठते हैं। लेकिन रमल्ला में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है ही नहीं इस समय, वो कुछ नहीं करे, वो इजराइल कर रहा है। ये लोग कहाँ हैं? जेनिन में, जो नॉर्थ की तरफ है। और जेनिन में 14 दिन से लड़ाई हो रही है। आज जो पूरी खबर आई है कि उसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के कम से कम 4 जो लोग हैं वो घायल हुए। और उसके साथ साथ ये भी बात आ रही है कि उसमें वहां पर ये लोग जो मेथड्स अपना रहे हैं वो बिल्कुल इजरायली ऑक्यूपेशन वाले हैं, यानी लोगों का पानी काट देना, लोगों की बिजली काट देना, अंदर घुस के उनके घरों पे कब्जा कर लेना, स्नाइपर्स के लिए घरों की दीवारों को तोड़ना, जो नागरिक हैं जेनिन के उनको तोड़ना। और उनमें खूब तकरार हो रहा है क्योंकि जनता अब त्रस्त हो गई है। जनता पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ नहीं है, विद्रोह की स्थिति में, विद्रोह हो गया है। मतलब कोई ऐसी बात, वहां पर रोज मार्चेस निकल रहे हैं और कितने एक्शन, अभी तक अगर ये नहीं हुआ होता तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कई और बार गोली मतलब चला गया होता, और मतलब उसने चलाई होती, और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के साथ उसकी और भी कई मुठभेड़ें हुई होती। वो अलग बात है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ही जीतता उन मुठभेड़ों में, क्योंकि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसने खुद कहा है कि हमारे पास उस तरह के वेपन्स नहीं है, और उसने इजराइल से और वेपन्स रिक्वेस्ट किए हैं जो इजराइल नहीं दे रहा है। अमेरिका चाहता है कि इजराइल दे, लेकिन इजराइल नहीं दे रहा है, जिसमें नाइट विजन गॉगल्स हैं, जिसमें बुलेट प्रूफ कुछ वेस्ट हैं, जिसमें कुछ और इस तरह के हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं, असलहे कुछ ऐसे जो ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें इजराइल अभी नहीं दे रहा है। इजराइल ने बस ये कहा है कि तुम जेनिन को पहले गिराओ, और जेनिन को वो 14 दिन से गिरा रहे हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं जो भी किया जा सकता है, सिवाय इसके कि वो अभी सिविलियंस की किलिंग उस तरीके से वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो उन्होंने शुरू कर दिया तो आप सोचिए क्या होगा। वहां पर उन्हीं के खानदानी लोग, वही सब भाई पैलेस्टीनियन ही तो हैं, लेकिन उसको छोड़ के वो सब कर रहे हैं। और वो भी देखिए उन्होंने दो बच्चों को मारा है 13 साल के, और एक जो शलाबी नाम का एक लड़के को मारा था, वो तो ऐसे कोल्ड ब्लड में ऐसे ही मार दिया था, जैसे इंडियन पुलिस मारती, बिल्कुल या जैसे अमेरिकन पुलिस मारती। ये मतलब अश्वेतों को देख के सीधे जो है गोली मार देती, उस तरीके से मारा। और शुरू में ये हुआ, उसके बाद उन्होंने अपॉलॉजी दी, ये दी वो दी। फिर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने कहा कि हम आउटलॉज से लड़ रहे हैं, यानी जो बागी हैं, जो आउटलॉज मतलब जो जैसे जिनको कहा जाता है बैंडिट्स हैं या मतलब डकैत, उनसे हम लड़ रहे हैं। अब आउटलॉज से तुम लड़ो, जहां तुमने ये कहा वहीं फिलिस्तीनी जनता ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये आउटलॉज हैं, तो तुम कहां से इनलॉज हो गए? तुम कहां से इनलॉ हुए? क्योंकि तुम अगर इनलॉ हो तो तुम्हारा काम है हमारी हिफाजत करना, और हमारी हिफाजत करने के बजाय तुम जो लोग इजराइल से लड़ रहे हैं उनके और इजराइल और उनके बीच में आ जा रहे हो। हम दुश्मन से लड़ रहे हैं, बीच में कोई एक हमारा दूर का रिश्तेदार आ जाए, बताइए ये कोई बात हुई? तो जो फिलिस्तीनी जनता है वो बहुत ही सोच समझ के उसने ये स्टैंड ले लिया। अब प्रॉब्लम क्या है इनके सामने, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के सामने, कि ओस्लो अकॉर्ड से जो पूरा एक निकला था, जो एक समझौता निकला था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रहेगी और वो इजराइल के साथ सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन करेगी, उसी ओस्लो अकॉर्ड्स में ही था, जो उस समय लोग नहीं समझ पाए कि ओस्लो अकॉर्ड्स में इस तरीके से पूरा ये निहित था। और इस तरह की घटनाएं हुई हैं 1993 में, और जो फर्स्ट इंतिफादा के समय, और ओस्लो अकॉर्ड फर्स्ट इंतिफादा के बाद हुआ था।
तो फर्स्ट इंतिफादा में ही लेकिन वो शुरू हो गया था कि भाई एक हिस्सा इजराइल के लिए काम करेगा और उसको हम एक छोटा मोटा एक ऑटोनोमस गवर्नमेंट चलाने देंगे। तो फर्स्ट इंतिफादा में ये हुआ। फिर सेकेंड इंतिफादा हुआ 2000 के बाद। उसमें भी कई जगह कई इंस्टेंसेस पे पैलेस्टीन अथॉरिटी ने इजरायली रेजिस्टेंस को कर्ब करने की कोशिश की। और उसके बाद 2007 में जब चुनाव हुए जिसमें हमास जीता, हमास के पास फतेह से ज्यादा सीटें थी। हालांकि प्रेसिडेंट का चुनाव महमूद अब्बास लड़े थे, वो जीते थे क्योंकि वहां कोई कैंडिडेट नहीं दिया था हमास ने। और ये हुआ था कि भाई सब लोग मिलके मोहम्मद इनको अब्बास को जिताओ। लेकिन जो फिर जो उसकी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, उसमें सबसे ज्यादा सीट हमास जीता। और हमास को फिर लेकिन सरकार नहीं बनाने दी गाजा और वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास ने टेक ओवर कर लिया, गाजा में हमास ने कर लिया, क्योंकि हमास का एक राइट था, हमास को सरकार नहीं बनाने दी। तो ये जो देखिए पूरा एक बैकग्राउंड है। तो ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो अभी से कर रही है, ये वही काम कर रही है जैसे ब्रिटिश पुलिस में जो इंडियंस काम करते थे, वो जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों पे कहर ढाते थे। लाला लाजपत राय को भी भाई अल्टीमेटली लाठी से मारने वाला, जिसके रिएक्शन में भगत सिंह ने गोली चलाई और इतना बड़ा चैप्टर इंडियन हिस्ट्री में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सबको लेके बना। और उसके पहले रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह। तो वो पूरा जो था मामला वो यही था कि उसमें जो भारत मतलब जो भारतीय हैं लेकिन ब्रिटिश पुलिस के लिए काम कर रहे हैं और वो भारतीय नेताओं को यहाँ तक कि मार दे रहे हैं। जबकि उस समय जो है अंग्रेज हिंसा से थोड़ा घबराते थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि 1857 यहाँ हो चुका है, इसलिए भारत को बहुत ज़्यादा टेस्ट मत करो, अगर जन विद्रोह हो गया तो बहुत गड़बड़ होगा। बट उसमें भी देखिए जो इस तरह के लोग थे जो डिप्लॉय किए गए थे अंग्रेजों द्वारा कि भारतीयों को सप्रेस करो। और उसमें तो देखिए अब आज जो सत्ता में है वो थे आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग थे, जो सही मायने में आज पैलेस्टीन अथॉरिटी क्या है, ये आरएसएस हिंदू महासभा ही है और कुछ नहीं है। क्योंकि उस समय आरएसएस हिंदू बीजेपी तो थी नहीं, वो तो बाद में बनी है। तो है मतलब आरएसएस ने बनवाई लेकिन उस समय नहीं थी। आरएसएस और हिंदू महासभा का काम था 1942 के समय जो आंदोलन पूरे जो महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया और पूरे देश में एक व्यापक जन विद्रोह हुआ, उसको दबाने के लिए हिंदू महासभा और आरएसएस और इस तरह के लोगों को लगाया गया। और वो पूरा उसका ये सारे प्रूफ्स हैं उसके। इवन कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक कंफ्यूजन था, सोवियत रशिया से लाइन आई थी कि भाई हम तो अंग्रेजों के साथ मिलकर हिटलर के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उसको गलत तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ने इंटरप्रेट किया और वो यहाँ पर उसने कहा कि नहीं युद्ध का विरोध मत करो। तो युद्ध का विरोध मत करो, लेकिन उसने गद्दारी नहीं की, उसने अंग्रेजों को इन्फॉर्म नहीं किया कि इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो यहाँ छुपे हैं, यहाँ छुपे, ये नहीं किया। तो अब ये जो हिंदू महासभा और आरएसएस ने किया। अब देखिए जो पूरी सिचुएशन है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी क्यों उसके ऊपर इतना बड़ा वो है कि क्योंकि पैलेस्टीन अथॉरिटी का एग्जिस्टेंस ही यही है कि वो इजरायलीज को ये पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को वो खत्म करे। और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस जो है वो खत्म नहीं हो सकता क्योंकि वो लीगली इलेक्टेड फोर्स है और उसके पास उसकी आर्म्ड विंग है जैसे एक स्टेट की होनी चाहिए। और जिस आर्म्ड विंग का नाम है अल कस्साम ब्रिगेड, तुम उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते क्योंकि वो बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह। और उसको फिलिस्तीनी जनता ने, जिसको यूएनओ ने कहा है सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट, वो पूरी तरीके से उसके साथ है रेजिस्टेंस। तो वो कह रही है यही तरीका है इजरायलियों से लड़ने का। जब जब इजराइल ने जुल्म किया ये रेजिस्टेंस खड़ा हुआ, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं खड़ा हुआ। उसका तो काम ही था कि वो अपने इलाकों में कुछ रूल करे, कुछ पैसा बनाए, कुछ उसका करप्शन पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस है। और गद्दार महमूद अब्बास, इसका तो जो अंत होगा वो आप देखिएगा क्या होगा। तो अभी देखिए ये पूरी जो परिस्थिति है, आज मैं फिर आपसे कहना भूल गया शुरू में कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, आज मैंने आपको कहा था कि 2 वीडियो लाऊंगा। तो ये पहला वीडियो है आज का। दूसरा वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आपको 9 साढ़े 9 के बीच लाएं। मैं आपके बीच, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।